नमस्कार दोस्तों, आज है 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी राहत देते हुए वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान कर दी है। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। योगी कैबिनेट ने फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान प्रणाली के आधार पर स्वतः पात्र बुजुर्गों की पहचान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जो भी नागरिक 60 वर्ष की आयु पूरी करेंगे उनकी पेंशन उसी माह से स्वतः शुरू हो जाएगी। इस फैसले से राज्य के 8 लाख से अधिक बुजुर्गों को लाभ मिलेगा और सरकार पर 990 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। लखनऊ में निराला नगर और भिटोली रेलवे क्रॉसिंग पर 2 नए अंडरपास बनाए जाएंगे। लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को पूर्वोत्तर रेलवे और सेतु निगम मिलकर पूरा करेंगे। दोनों अंडरपासों के लिए जल्द ही संयुक्त सर्वे शुरू होगा। निराला नगर में 200 मीटर और भिटोली में 150 मीटर लंबा अंडरपास बनने की योजना है। विधायक नीरज बोरा की मांग पर रेल मंत्रालय ने कार्यवाही करते हुए परियोजना को मंजूरी दी है। अंडरपास बनने से रोजाना करीब 1 लाख लोगों को जाम से राहत मिलेगी और सीतापुर रोड व आसपास की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें दिल्ली बम विस्फोटक की निंदा करते हुए इसे कायराना हमला बताया गया है और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। बैठक में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वनडे विश्व कप जीत पर बधाई दी गई। वहीं कैबिनेट ने बुजुर्गों को बड़ी राहत देते हुए वृद्धावस्था पेंशन के स्वतः चिन्हीकरण की व्यवस्था मंजूर कर दी है, जिससे पात्र वरिष्ठ नागरिक बिना आवेदन पेंशन पा सकेंगे। वहीं भुगतान आधार लिंक खाते में होगा, जिसके साथ ही किराएदारों को सरल बनाने के लिए 10 वर्ष तक के किराएनामों पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है। बागपत में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। लखनऊ में 450 से अधिक फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के मामले में साचिन और पुलिस आधार से लिंक मोबाइल नंबर बदलने वालों की पहचान में जुटी है। इसके लिए UIDAI से जानकारी मांगी गई है। जांच में बरेली के बैग अस्पताल की यूजर आईडी से 12 से ज्यादा फर्जी कार्ड बनाने की पुष्टि हुई, जिसके चलते अस्पताल का अनुबंध निलंबित कर दिया गया है। आयुष्मान मित्र फरार है। 5 अन्य अस्पतालों को भी संदिग्ध गतिविधियों पर नोटिस जारी किया गया है। हजरतगंज थाने में FIR दर्ज है और सभी कंडियों की जांच जारी है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महिलाओं को अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है। सरकार ने कार्यस्थलों पर सुरक्षा, CCTV, महिला गार्ड और परिवहन की व्यवस्था को अनिवार्य किया है। नाइट शिफ्ट में काम करने पर महिलाओं को 2 गुना वेतन मिलेगा। वहीं ओवरटाइम सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है। नया आदेश खतरनाक श्रेणी के 29 उद्योगों में भी महिलाओं को काम की अनुमति देता है, जो पहले प्रतिबंधित था। NHAI ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। पर्यवेक्षक, कैशियर, गार्ड सहित सभी कर्मियों के बच्चे इसके पात्र होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तय की गई है। योजना के तहत कक्षा 6 से 10 के लिए 10,000, कक्षा 11 से 12 के लिए 15,000 और स्नातक डिप्लोमा कोर्स के लिए 25,000 तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। पात्रता हेतु परिवार की आय 30,000 से कम होनी चाहिए और पिछली परीक्षा में 60% अंक आवश्यक है। आवेदन NHAI की वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग अब हेलमेट नियम को सख्ती से लागू करेगा। पहली बार दोपहिया चालक या पिलियन राइडर बिना हेलमेट मिले तो उसी चालान पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। आदेश जल्द जारी होगा। समीक्षा में पता चला कि कई जिलों में अब तक एक भी DL सस्पेंड नहीं हुआ, जिस पर अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। यूपी में सड़क दुर्घटनाएं सबसे अधिक होने के कारण विभाग सख्त कदम उठा रहा है। बिना हेलमेट चालान के साथ 3 महीने का DL निलंबन लागू होगा। मल्टीपल उल्लंघन करने वालों के DL और वाहन पंजीकरण निरस्त करने की भी प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश में DLED 2026 प्रवेश प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के अनुसार इस बार कुल 2,33,350 सीटों पर प्रवेश होगा, जिसमें 67 डाइट की 10,600 सीटें और 2,974 निजी कॉलेजों की 2,22,750 सीटें शामिल है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर और प्रिंट निकालने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर तय की गई है।
राज्य स्तरीय मेरिट 23 दिसंबर को जारी होगी। पहली काउंसलिंग 26 दिसंबर से 16 जनवरी तक चलेगी। ज्ञानवापी के 1991 के मूल में स्वर्गीय हरिहर पांडे की बेटियों की ओर से दाखिल निगरानी अर्जी को प्रभारी जिला जज विनोद कुमार की कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 18 दिसंबर तय की है। इससे पहले अवर अदालत ने उनकी अर्जी और रिकॉल प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ रिवीजन दायर किया गया है। इसी मामले में वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली रिवीजन अर्जी पर भी सुनवाई हुई। एक अन्य मामले में रस्तोगी को हटाने को लेकर दायर अर्जी की सुनवाई 28 नवंबर को होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी बढ़त ने विपक्ष को झटका दे दिया है। तेजस्वी यादव के पीछे होते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव सक्रिय हुए। उन्होंने यूपी में पीपीटीवी पीडीए प्रहरी तैनात करने की घोषणा की है, जो भाजपा की चुनावी साजिश पर नजर रखेगा। अखिलेश ने एक्स पर कहा कि बिहार में जो खेल हुआ वह यूपी में नहीं होने देंगे। सपा प्रमुख ने भाजपा पर तंज कसते हुए इसे दल नहीं छल बताया है। बिहार चुनाव में सपा नेताओं ने महागठबंधन के समर्थन में प्रचार भी किया था, लेकिन नतीजों में एनडीए को बड़ी जीत मिली। लोक निर्माण विभाग वर्ष 2026-27 में बजट का उपयोग मुख्य रूप से विधायकों के प्रस्तावों के आधार पर करेगा। विभाग ने पहले ही करीब 32,000 करोड़ की लागत वाली सड़कों, पुलों और पुलियाओं की कार्य योजना शासन को भेज दी है। इसके अलावा 26 रेल ओवरब्रिज और 23 दीर्घ सेतु की योजनाएं भी अलग से नाबार्ड फंडिंग के लिए प्रस्तावित की गई है। चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट से भी अच्छी खासी धनराशि स्वीकृत कराने की कोशिश की जा रही है। वहीं 32 एमएलसी और 26 सांसदों के प्रस्तावों की कार्य योजना भी शासन को भेज दी गई है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में फास्फोराइट का बड़ा भंडार मिला है, जो उर्वरक उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 5 ब्लॉकों में कुल 4155 लाख टन का भंडार अनुमानित है। सोनलई ब्लॉक 2 से 4 में अवशेष पूरा हो चुका है और जनवरी से यहां खनन शुरू होने की तैयारी है। फास्फोराइट डीएपी और एनपीके उर्वरकों के लिए निर्माण में प्रमुख कच्चा माल है, जिसकी स्थानीय उपलब्धता से राज्य के उर्वरक उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी। इससे उत्पादन लागत घटेगी और राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। अब ब्लॉकों में अन्वेषण जारी है। काउ मिल्क प्लांट पर अखिलेश यादव के आरोपों पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा सरकार ने डेयरी सेक्टर और पशुपालकों की हालत खराब की थी। उनके अनुसार सपा शासन के कुप्रबंधन से कन्नौज का काउ मिल्क प्लांट बंद हुआ, जबकि योगी सरकार एनडीडीबी के साथ हुए एमओयू के तहत इसे जल्द शुरू करने जा रही है। मंत्री ने आरोप लगाया कि सपा ने प्राग डेयरी को भी बीमारू बना दिया था, जिसे वर्तमान सरकार सुधार रही है। उन्होंने दावा किया कि अब किसानों को दूध का भुगतान समय पर हो रहा है और डेयरी प्लांट्स मजबूत हो रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की स्नातक एकता पदयात्रा शुक्रवार को कोसी कला से अगले पड़ाव के लिए रवाना हुई, जहां हजारों भक्तों ने जय श्री राम और हिंदू है हम के जय घोष के साथ हिस्सा लिया। भीड़ का दायरा इतना बड़ा था कि शुरुआती और अंतिम छोर दिखाई नहीं दे रहे थे। इस दौरान कुंडा से विधायक राजा भैया भी धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने पहुंचे। रास्ते में जगह जगह भव्य स्वागत और भंडारे हुए। लगातार 7 दिनों से चल रही यह पदयात्रा 20 से 25 हजार भक्तों के साथ मथुरा की ओर बढ़ रही है और 16 नवंबर को वृंदावन पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में 15 नवंबर को ठंड और घने कोहरे का असर और बढ़ गया है। सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, अयोध्या, अंबेडकर नगर समेत कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। पूर्वी यूपी के देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती और कुशीनगर में भी कोहरा छाने की संभावना है। पश्चिम यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा में भी दृश्यता कम होने की चेतावनी दी गई है। कई जगहों पर दृश्यता 0 से 100 मीटर तक दर्ज की गई है और अगले 4 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभावित है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।